नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को फिर से एक बार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम इस साल बहुत बेहतर जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी भी बेहतर कर रहे होंगे। यहाँ हम जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऑलरेडी एक पार्ट हम आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं, वीडियो जो आप लोगों को मिल गया होगा। और उसमें से बहुत ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को इस बार आया हुआ था, ये आप लोग देखे भी थे। ये हम रासायनिक अभिक्रिया का ये जो लेकर आ रहे हैं, ये है हमारा भाग 2। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, आपको सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर आएगा इसके बाद, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव उसमें से पूछेगा आपको, और वो पूछेगा आपका अम्ल क्षारक और लवण से। अम्ल क्षारक और लवण से, तो ये हमारा रहा भाग 2 हम जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर चले जाइए, वहां से ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिए, जो आपको लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव बाबा का, एक बार उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास ये शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अभी लाइक और कमेंट मत करिए, अभी मत करिए, पहले हमारी वीडियो को पढ़ लीजिए, बीच बीच में अगर पसंद आए तो लाइक मार दीजिएगा। और कमेंट के लिए आपको बोल दे कि अगर आपको 10th क्लास से कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी क्वेश्चन से समस्या है, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। उसका वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो बनाकर आपके पास जरूर पहुंचा देंगे, जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित रहिएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए बेहतर तरीका से। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हुए थे, तो आपको याद होगा कि 25 तक क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हुए थे। पार्ट 1 में बाबू 25 तक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा दिए हुए थे, और आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में पहले भी बता चुके थे कि यहाँ 25 के बाद हम देख रहे हैं, यहाँ 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2 बिलियन को मिलाने से प्राप्त ठोस प्रतिफल क्या कहलाता है। 2 बिलियन, यहां याद रखिएगा कि 2 बिलियन की चर्चा किया है। बिलियन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बिलियन, बिलियन यानी दोनों का दोनों घोल होना चाहिए। तो 2 बिलियनों को मिलाने से प्रतिफल क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा अवक्षेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, अवक्षेप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत उपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि एल्यूमिना, एल्यूमिना, तो एल्यूमिना से क्या मिलेगा बाबू, एल्युमिनियम मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। द्रवित नमक को वैद्युत विच्छेदन, द्रवित नमक को वैद्युत विच्छेदन में कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा कि सोडियम धातु प्राप्त होती है। द्रवित नमक में जो होता है ना, उसके वैद्युत विच्छेदन जो किया जाता है, तो उसमें याद रखिएगा कि उसमें कौन प्राप्त होती है, तो आपको बता दें कि उसमें कौन प्राप्त होती है, सोडियम प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित निम्नांकित में से किस धातु से संभव हो सकता है। आप किस धातु से आप कॉपर सल्फेट जैसे कि आपको बता दें कि CuSO4, तो इसमें से क्या करना है, घोल से कॉपर को विस्थापित कर देना है, यहां से कॉपर को हटा देना है। तो आप बताइएगा कि कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु होना चाहिए। तो कॉपर से आपको बता दें कि अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा जी, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, जास्ता। जास्ता जो है वो आपको कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि साग सब्जियों के विघटित से, साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों
के विघटित, विघटित मतलब आप लोग जानते हैं सड़े गले विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। आप देखिएगा जब भी कहीं कचरा वचरा फेंका जाता है ना, गड्ढे वड्ढे में, देखिए घर से जो भी कचरा वचरा निकलता है उसे फेंक दिया जाता है, तो उस वहाँ गर्मी महसूस होगी, ऊष्मा का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन बोला है कि CaCO3 और CaCO3 को जब तोड़ा गया है तो वो बना है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किस अभिक्रिया को निरूपित करता है? किस अभिक्रिया को निरूपित करता है? विस्थापन अभिक्रिया के, कि संयोजन अभिक्रिया के, कि अपघटन अभिक्रिया के, उभय? तो याद रखिएगा कि कौन अभिक्रिया को? अपघटन अभिक्रिया को, अपघटन अभिक्रिया को। समीकरण Cu+O2 यानी कॉपर ऑक्साइड को किस प्रकार की अभिक्रिया हम कह सकते हैं? तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहा है कि कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो मिला है कॉपर ऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण की। देखिए तो इसमें ऑक्सीकरण का इसमें वृद्धि हो गया, तो याद रखिएगा कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अवकरण कहलाएगी कि प्रकाश रासायनिक भी कहलाएगी? अवकरण भी कहलाती है बाबू, प्रकाश रासायनिक भी कहलाती है, संयोजन भी कहलाती है। तो याद रखिएगा कि इनमें से सभी होगा। हमारा आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में याद होगा कि द्विविस्थापन में बाबू आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि इसमें जब भी भाग लेगा तो दो गो यौगिक भाग लेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो गो यौगिक भाग लेते हैं और दो यौगिक क्या करते हैं? अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें दो यौगिक भाग लेंगे, दोनों के दोनों यौगिक, और दोनों यौगिक क्या करेंगे? अपने आयनों की अदला बदली करेंगे। तो यहां देख रहे हैं, तो यहां हमारा एक एक यौगिक है, ये यौगिक नहीं है, यहां कोई यौगिक नहीं है। इसमें देख रहे हैं तो एक यौगिक है, ये यौगिक नहीं है। यौगिक आप लोग तत्व और यौगिक समझे होंगे कि जो एक पदार्थों से बना होता है उसे तत्व कहते हैं, जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है उसे यौगिक कहते हैं। यहां अगर बात करें तो यहां हमारा ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, और ये अपने आयनों की अदला बदली किया। देखिएगा Cu यहां इसके साथ आ गया है, इसके पास आ गया है, Cu इसके पास आ गया है, और सल्फर इसके साथ चला गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों यौगिक इसमें भाग लिए हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया यही होगा। अगले क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको पढ़ाया गया है कि उसमें ऑक्सीजन की बाबू वृद्धि हो जाती है, यानी ऑक्सीजन आकर उसमें जुट जाता है। ऑक्सीजन की रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ाए हुए हैं कि थोड़ा सा देखिए केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी, इसलिए तो बोला जाता है ना इलेक्ट्रॉनों की दुनिया शैतानों की हिस्ट्री, नाम जिसको दिया हमने केमिस्ट्री। सुनो मैं सुनाता हूं इसकी कहानी, प्रोटॉन है नाना न्यूट्रॉन है नानी, अल्फा और बीटा के मामा है गामा, पहनता है कुर्ता और पैजामा, जल लवण अम्ल और क्षार, केमिस्ट्री है बड़ी शैतान, तेरे कारण ही दुनिया में फैल गए गम ही गम, चाहे हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम, रात रात भर रोते रह जाते फिर भी तुमसे धोखा ही पाते, कोई समझ ना पाए तेरी थ्योरी, चाहे रदरफोर्ड हो या मैडम क्यूरी, तुझमें केवल मिस्ट्री ही मिस्ट्री, इसलिए तुझे कहते हैं शैतानों की हिस्ट्री। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये केमिस्ट्री है,
ये केमिस्ट्री है, इसमें बहुत डूबना पड़ेगा, बहुत ये ध्यान रखना कि अभी इसकी खत्म नहीं है बाबू, अभी बहुत सारा इसमें झमेला है। कब? जब साइंस पढ़ने आगे 10+2 में साइंस पढ़ोगे तब, इसमें तो पढ़ना है केमिस्ट्री। अभी जितना पीछे भाग रहे हो भागो, भागोगे जहां जहां भागोगे केमिस्ट्री वहां वहां पीछा करेगा आपको। यहां बोला है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। याद रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? अपघटन अभिक्रिया, निम्नलिखित में बोला है आपको कि निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? अपघटन अभिक्रिया, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। तो सोडियम, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि सब में देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है। याद रखिएगा अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय, दो प्रकार की होता है, एक उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय याद रखिएगा कि हमारा कौन होगा? नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो NH3 बनेगा यानी अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया याद रखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय, निम्नलिखित में से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ कराते हैं तो वो उदासीन हो जाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो यहां थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो देखिए यहां अम्ल में डाल दिया गया NaOH। तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल जो है और HCl जो है बाबू ये कौन सी है? अम्ल। और NaOH जो है ना ये कौन सी है? क्षारक है। और जब अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षारक से कराते हैं ना तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया बन जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप नींबू खाते होंगे, तो नींबू अगर ज्यादा खट्टा लगता होगा तो उसे क्या करते होंगे? नमक से बोर लेते होंगे। नमक से बोर लेने से, तो नमक में मिलाने से क्या होता है बाबू? उसके खट्टापन को थोड़ा सा कम कर देता है। तो कम हुआ कि नहीं? खट्टापन कम हुआ कि नहीं? खट्टापन कम होने का अर्थ हुआ कि उदासीन हो गया, इसलिए उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बाबू? अम्ल की अभिक्रिया जब क्षारक से कराते हैं तो वो उदासीन बनाता है। क्या बनाता है बाबू? उदासीन अभिक्रिया बनाता है। कौन बना देता है? उदासीन अभिक्रिया बनाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जिंक सल्फेट के घोल से, जिंक सल्फेट के घोल से जास्ते को निम्नांकित में से किससे विस्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा जिंक से, अब रहा बात की जिंक सल्फेट के घोल को किससे? जिंक सल्फेट Zn, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 जास्ते को निम्नांकित में से किससे, यानी जास्ता को इसमें से विस्थापित कर देना है। कौन वहां से हटाएगा उसको? उससे ज्यादा क्रियाशील धातु आएगा तब हटाएगा। तो इसमें से इससे क्रियाशील धातु कौन है बाबू? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आएगा, जिंक को हटा देगा, वहां अपना स्तर बैठा लेगा, वो अपना आकर वहां जगह बना लेगा। तो याद रखिएगा कि जिंक सल्फेट के घोल से जास्ते को निम्नलिखित में से किससे विस्थापित करेंगे? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो याद रखिएगा सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आप तांबे को रख दीजिए तो तांबा भी आप जानते हैं कि खुला हवा में छोड़ दिया जाएगा तो उस पर संक्षारण हो जाता है, जिंक पर भी हो जाता है, पोटेशियम पर भी हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? गोल्ड होगा। सही आंसर क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्वेश्चन बोला है कि SO3
की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो H2SO4 में कौन सी अभिक्रिया आती है। क्वेश्चन बोला है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया आती है। तो याद रखिएगा कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं, तो इसे कौन अभिक्रिया बोलेंगे बाबू? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन। Ca+O2 और CO2 ऊष्मा का कौन सा अभिक्रिया है? क्वेश्चन बोला है कि कौन सा अभिक्रिया है, ये संयोजन है कि ऊष्माक्षेपी है कि ऑक्सीकरण है, कि थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का मिलाया है, संयोजन है। यहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है इसमें, यानी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई है, तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण भी है। ऊष्मा भी मुक्त हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी भी है। तो इसलिए आपका ये सारा का सारा आंसर होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक नए पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? अभी हम पढ़ाए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे कौन अभिक्रिया कहेंगे बाबू? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से कौन सी मिलते हैं? अधिक पदार्थ मिलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, तो उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन साथ साथ होने वाली दो अभिक्रियाओं को निरूपित करता है? दो, तो आपको बताए हैं कि कौन अभिक्रिया एक साथ होती है भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है, यानी घटोत्तरी भी होता है और बढ़ोतरी भी होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको बता दें कि उसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन साथ साथ होने वाली अभिक्रिया को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया होगा बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अगला, भोजन के पचने और बासी भोजन को दुर्गंधता होने के संदर्भ में कौन सही है? क्वेश्चन बोला है कि भोजन को पचने और बासी भोजन को दुर्गंध होने के संदर्भ में कौन सही है? दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहली ऑक्सीकरण, दूसरी नहीं, दोनों के दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना और बासी भोजन को दुर्गंध होना, ये दोनों का दोनों कौन अभिक्रिया होगा बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दोनों के दोनों। नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? नाभिकीय विखंडन जो होता है, यानी नाभिकीय अभिक्रिया में अगर हम बात करें कि दोनों में से कौन भाग लेता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, क्या कहिएगा? नाभिक कहिएगा कि संयोजन इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन? तो नाभिक में, नाभिकीय अभिक्रिया में आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में इसमें दो चीज होता है, इसके नाभिक में दो होता है। एक क्या होता है बाबू? प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इसमें धंसा हुआ क्या रहता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है बाबू? न्यूट्रॉन। तो इसमें कौन भाग लेगा? तो याद रखिएगा कि कौन भाग लेगा? न्यूट्रॉन भाग लेगा। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है कि परस्पर विपरीत प्रकृति में होती है कि ए और बी दोनों सही है कि ए और बी दोनों गलत है? क्वेश्चन बोला है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में कौन? तो याद रखिएगा कि ए और बी दोनों सही है, साथ साथ भी होती है और परस्पर विपरीत प्रकृति की होती है। साथ साथ तो होती है और विपरीत प्रकृति की होती है, तो याद रखिएगा हमारा सही आंसर क्या होगा? सी। फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त फिल्म होती है, जो बनाई जाती है, फोटोग्राफी बनाई जाती है, तो निम्नलिखित में से किसकी परत इस पर चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे बाबू? सिल्वर
ब्रोमाइड बोलेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, यानी AgBr की परत चढ़ाई जाती है। अगला, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है। अब कोई भी तत्व है, मालूम नहीं है वो तत्व कौन है, मालूम नहीं है, उस तत्व का नाम क्या रख दिया गया है, X। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यानी कोई भी तत्व है, हमको मालूम नहीं है कि वो तत्व कौन है, लेकिन इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसकी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वह किस रंग का हो जाता है बाबू, काले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो वह तत्व X का नाम बताना है, आपको बताना है कि वह तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा कि वो तत्व हमारा कौन सी होगा बाबू, कॉपर। कॉपर को आप देखिएगा कि आप वायु की उपस्थिति में गर्म करिएगा ना, उसको पानी में गर्म करिएगा, गर्म पानी में डालिएगा ना उसको बाबू, तो देखिएगा वो काला होने लगेगा। तो याद रखिएगा कि हमारा कौन होगा, कॉपर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। किस में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो याद रखिएगा, आपको बता दे कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है बाबू, अपचयन अभिक्रिया में, उपचयन नहीं, किसमें, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है कमी होता है, और उपचयन में ऑक्सीजन की कौन सी होती है, वृद्धि होती है। तो हमारा आंसर ए नहीं होगा, और हमारा आंसर क्या होगा, बी। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, ह्रास मतलब होती है कमी होती है। तो ये हमारा केमिस्ट्री का इतना रासायनिक अभिक्रिया से बहुत छोटा क्वेश्चन था, मात्र 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले बार कल एक नए चैप्टर और नए अवतार लेकर आएंगे, वो आपका होगा अम्ल क्षारक और लवण, और उस चैप्टर में से देखिएगा आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, बहुत ही ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो अगर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका इस साल का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।